साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज पंचांग में जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में सब लोग चिंतित रहते हैं। एक तो जब भी कोई बच्चा गंडमूल में पैदा होता है, वो गंडमूल के नक्षत्र कौन से होते हैं, उस गंडमूल का मतलब क्या होता है, और दूसरा पंचक, उससे भी लोग बड़ा भयभीत रहते हैं कि पंचक ये क्या चीज़ है, और तीसरा ग्रहण। तो पंचांग में देख करके इन तीनों का कैसे पता लगाया जा सकता है कि गंडमूल का नक्षत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा, पंचक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और ग्रहण कब कब होने वाला है। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको जानकारी देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले गंडमूल के बारे में आते हैं। गंडमूल का नक्षत्र जो है अपना, ये मैंने आपको बताया था कि 27 नक्षत्रों के 9 ग्रहों को उसमें बांटा गया है। हर ग्रह के स्वामित्व में 3-3 नक्षत्र आते हैं। तो जैसे केतु का जो नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र केतु के, और बुध के जो 3 नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 और 3 6 नक्षत्र जो हैं, इनको जो है अपना गंडमूल का नक्षत्र कहा जाता है। गंडमूल क्यों कहते हैं? गंडमूल इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जो है अपना, ये गंड मैंने होता है संधि, ज्वाइंट, जहां जंक्शन होता है किसी चीज का। तो जब एक राशि खत्म होकर के दूसरी राशि का प्रारंभ होता है, तो वहां इन नक्षत्रों का जो है, वहां आपको पता ही है कि कोई भी जो चेन है, जो कड़ी है, वो कहां भी वीक होती है, जहां उसके जॉइंट होते हैं वहां वो वीक होती है, कमजोर। कड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा वही होता है जहां उसका जॉइंट होता है। तो इसी प्रकार जहां राशियों की संधि होती है, वहां वीकनेस आ जाती है थोड़ी सी। जैसे जहां पे मीन राशि का समाप्ति होगी और मेष राशि का प्रारंभ होगा, वहां पे वो मीन राशि में जो कौन सा नक्षत्र समाप्त होगा, रेवती, और मेष राशि में कौन सा नक्षत्र प्रारंभ होगा, अश्विनी, केतु का। तो बुध का नक्षत्र से समापन और केतु के नक्षत्र से प्रारंभ, जहां जहां ये स्थिति बनेगी वहां गंडमूल के नक्षत्र, उसको कहा जाएगा बच्चा मूलों में है, तो इसको बोलते हैं गंडमूल का। तो हम सब लोग इससे भयभीत हो जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे अब मैंने आपको उदाहरण लेके बताया, जैसे मीन राशि में जो बुध का नक्षत्र होगा रेवती, उसके भी तो 4 चरण होंगे, और उसी प्रकार जब उसकी ज्वाइनिंग किसके साथ होगी, उसकी संधि होगी मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के साथ, तो अश्विनी नक्षत्र के भी 4 चरण होंगे। तो इसका मतलब रेवती के 4 चरण और अश्विनी के जो 4 चरण हैं, अश्विनी नक्षत्र के, रेवती बुध का हो गया और अश्विनी केतु का हो गया। इन 4 चरणों में क्या क्या फल रहने वाला है, ये पंचांगकर्ताओं ने हमारे सामने बड़े बहुत सिंपल तरीके से रख रखा है। हम आसानी से देख सकते हैं कि भाई रेवती नक्षत्र के पहले चरण में ये फल, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में ये फल, रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में ऐसा फल। तो अब अगर मान लो कोई बच्चा, ये तो हमारे बस में नहीं है ना गंडमूल में पैदा होना, तो कौन कौन से गंडमूल के नक्षत्र हुए, अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र हुए, और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के नक्षत्र हुए, ये बुध के नक्षत्र हुए। तो अब इनमें पैदा होना तो हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना। लेकिन अगर हम कोई बच्चा जन्म ले ही लिया उसने, तो किस प्रकार से हम, कौन सा दान करके और किस प्रकार से उपाय करके जो है हम इस मूल का जो दुष्प्रभाव है उससे बाहर आ सकते हैं। और सभी चरणों का प्रभाव खराब हो ऐसी बात भी नहीं है। अभी मैं पंचांग में से आपको दिखाता हूं, इनमें से कुछ चरण तो ऐसे हैं कि जिनका प्रभाव शुभ रहता है। तो इसलिए भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पंचांग आपको खुद बता देगा, और यह भी बता देगा कि किस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है। मान लो किसी बालक ने जन्म लिया, तो आप पंचांग में से देख सकते हो कि भाई देखो इस समय जन्म लिया है, कहीं एक गंडमूल का नक्षत्र होती है, मूलों में तो नहीं पैदा हुआ बालक। और इसी के साथ साथियों, अब मैं पंचक की बात करता हूं। अभी मैं गंडमूल आपको पंचांग में से देखना सिखाता हूं, साथ ही साथ मैं पंचक भी बताता हूं। पंचक जो है वो चंद्रमा का 5 नक्षत्रों में जब गोचर होता है उसको पंचक कहा जाता है। वो कौन कौन से 5 नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्रों में से जो अंतिम 5 है, धनेष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। और धनेष्ठा नक्षत्र भी पूरा नहीं, धनेष्ठा नक्षत्र के जो है 4 चरणों में से जो तीसरे और चौथे चरण में जब चंद्रमा की एंट्री होती है, तो चंद्रमा उस समय कुंभ राशि में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार कुंभ राशि और मीन राशि में जब तक चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, तब तक पंचक लगे रहते हैं। अब पंचकों से क्या मतलब है? ये पंचक जो है ये शुभ नहीं माने गए हैं। और किन कार्यों के लिए शुभ नहीं माने गए हैं? जैसे प्रेत क्रिया करना, किसी का बॉडी का जब संस्कार करना होता है
उस समय ये शुभ नहीं माने जाते। या छत डालनी हो, मान लो लेंटर डालना हो, या छप्पर डालना हो, पुराने जमाने में झोपड़ियों में छप्पर डाले जाते थे, या चटाई बुनना या चारपाई बनाना, ऐसे कार्य जो है अपना इस प्रकार पंचकों में जो है ना निषेध माने जाते थे। लेकिन अब कोई मान लो संस्कार करना ही पड़ जाए तो जो है अपना ये इसके लिए क्या रीति है, तो इसके लिए रीति है तो पंचकों की शांति की जाए। तो पंचांग में से हमें यह भी पता लग जाता है कि भाई किस नक्षत्र की शांति किस प्रकार की जाती है। और जो है अपना जिस समय जब कोई प्रेत क्रिया करनी होती है, जब किसी का दाह संस्कार करना होता है, उस समय 5 पुतले बना दिए जाते हैं और इन नक्षत्रों के नाम से, और उन पुतलों का भी दहन जो है उनके साथ हो जाता है। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि 5 बार वो घटना रिपीट होगी, तो परिवार में अन्य 5 लोगों के साथ ऐसा हादसा ना हो, उससे बचने के लिए पंचक शांति की जाती है। और पंचक शांति में 5 पुतले जो है अपना इन नक्षत्रों के नाम से उनका भी दहन कर दिया जाता है, उनकी शांति कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो है अपना ये, और पंचांग से हमें ये पता लगता है कि कौन सा पंचक का समय चल रहा है या इस समय पंचक का समय नहीं चल रहा, ये भी मैं आपको पंचांग में से देखना बताता हूँ। और इसी प्रकार साथियों, तीसरी बात ग्रहण। ग्रहण जो है ये आप सबको पता ही है कि सूर्य और चंद्रमा 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस के दिन, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब ये चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो उसको बोलते हैं खग्रास, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरा नहीं ढक पाता, थोड़ा सा ही ढक पाता है, तो उसे बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा सूर्य के ऊपर इस प्रकार हो जाता है कि जैसे एक उसके चारों ओर एक आग की रिंग सी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं वलयाकार या कंकणाकृति जो सूर्य ग्रहण। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगते और ना हर अमावस को ग्रहण लगता है। इसके पीछे की वो चंद्र ग्रहण जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पूरा पृथ्वी की छाया में चला जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी समय जो है ना ये पंचांग में दिया रहता है कि कब ये लगेंगे। अब जिस समय चंद्रमा सूर्य को जिस प्रकार ये जब टच करना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और जब ग्रहण पूरा हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रहण का मध्य। और जब चंद्रमा सूर्य की से आगे निकल जाता है, उसको छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं मोक्ष बिंदु। तो पंचांग में ये दिया रहता है कि कौन सा ग्रहण का स्पर्श और कौन सा ग्रहण का मोक्ष, उसके बीच के समय को ग्रहण काल बोलते हैं। ये ग्रहण काल की बड़ी महिमा बताई गई है। ये इस समय जो है अपना आप कोई भी जो है पूजा करते हैं तो उसका 100 गुना फल बताया गया है। और लेकिन उस समय ये कहा गया है कि जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, बालक को छोड़ दिया जाए, वृद्ध पुरुष को छोड़ दिया जाए और रोगियों को छोड़ दिया जाए, तो उन बाकी लोगों को भोजन इत्यादि का से परहेज करना चाहिए ग्रहण पीरियड के दौरान। और गर्भवती स्त्रियों को कैंची या सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस समय ग्रहण समाप्त हो जाए उस समय उसकी पूजा या दान वगैरह कर करके और इसका जो है समापन होता है। तो ग्रहण का भी समय जो है ना इसमें दिया रहता है, और जो है पंचांग में से वो भी मैं आपको देखना बताता हूँ। और आइए अब पंचांग की ओर देखते हैं। तो साथियों, आइए हम पंचांग में सबसे पहले गंडमूल के नक्षत्रों का क्या फल है। तो यहाँ से देखिए, नक्षत्र स्वामी ज्ञान आय होड़ा चक्र 94, और उसके बाद जातक प्रकरण नाम रखने की विधि, यहाँ पे हम आते हैं 95 से 97 नंबर पेज पर, 95 से 97 नंबर पे। तो ये देखिए गंडमूल के नक्षत्र और उनके फल दिए हुए हैं। अश्विनी नक्षत्र मैंने बताया था ना जी, मघा और मूल ये केतु के नक्षत्र हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के नक्षत्र हैं। देखिए अश्विनी नक्षत्र के जब 4 चरण में से किसी भी चरण में, तो पहला चरण जो है पिता को अशुभ रहेगा, दूसरा धनवान रहेगा, धन और ऐश्वर्यवान रहेगा, तीसरा मंत्री पद की प्राप्ति होगी, और चौथा राज सम्मान। यानी अश्विनी नक्षत्र के सिर्फ पहला चरण ही जो है ना ये अशुभ है, वो भी पिता को। बाकी चरणों में तो बहुत बढ़िया इसका फल है, तो इसलिए घबराना नहीं कि ये देखो जी मूलों में हो गया, इसका क्या है। इसी प्रकार सभी नक्षत्रों के बारे में दिया गया है। आश्लेषा के बारे में, पहला जो शांति अगर करेंगे पहले चरण में हुआ तो शुभ फल मिलेगा, दूसरे में धन और ऐश्वर्य की हानि होगी, इसमें लाभ के बजाय इसमें हानि होगी, तीसरा इसमें माता को अशुभ रहेगा, और चौथे में पिता को अशुभ रहेगा। यानी आश्लेषा के जो है अपना 4 चरण उतने शुभ नहीं है।
इसी प्रकार मघा के देखिए 4 चरण जो है, मघा को जो है अपना पहला जो है चरण जो है वो माता को नेष्ट रहेगा, दूसरा पिता को जो है अपना उसको भय रहेगा, तीसरे में सुख समृद्धि आएगी, चौथे में धन और आयु और सुख समृद्धि रहेगी। तो इस प्रकार जो है अपना ये 6 के 6 आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये रहने वाला है। और इनका दान क्या क्या करना है ये देखिए। और अब मैंने जैसे आपसे चर्चा करी थी कि अगर कोई मूलों में पैदा ही हो गया है तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसका जो है अपना दान वगैरह करके जो है अपना कौन से मंत्रों का जाप करके उसकी शांति कर सकते हैं। ये सारा अश्विनी नक्षत्र हो तो किस चीज का दान करना है, कौन से मंत्र जपने हैं, ये सारा पंचांग में दिया गया है। और अब जो है उसके बाद आप ये देखिए पेज नंबर यहाँ से 7 पर आइए। ये जो गंडमूल के नक्षत्र हैं उनका समय कौन सा रहने वाला, तो पेज नंबर 7 में चलेंगे हम यहाँ से। ये देखिए गंडमूलों के नक्षत्रों का समय। ये देखिए 22 मार्च को 15:31 से प्रारंभ हुआ और 24 मार्च 13:21 तक ये गंडमूल का नक्षत्र रहेगा। भाई एक नक्षत्र 24 घंटे का है ना, और दूसरा नक्षत्र गंडमूल का उसके साथ ही चलेगा, क्योंकि एक राशि खत्म होगी दूसरी प्रारंभ हो जाएगी। तो लगभग जो है 24 घंटे एक नक्षत्र और अगले 24 घंटे दूसरा नक्षत्र, उसका ज्वाइनिंग वाला, मतलब जहां मतलब संधि होगी, जहां गंड होगा। तो इसलिए जो है अपना आप ये देखिए, तो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक यानी 2 दिन तक रहेगा। 22 भी रहेगा, 23 भी रहेगा और 24 भी रहेगा। तब जाकर के 2 दिन 48 घंटे बाद जो है अपना ये गंडमूल का वो टाइम खत्म होगा। फिर उसके बाद अगला गंडमूल कब आएगा, 31 मार्च को 25-26 से शुरू होगा और 3 अप्रैल तक 7:23 तक ये गंडमूल के नक्षत्र रहेंगे। तो ये सारा समय दिया गया है, कौन सा समय गंडमूल का चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा ये। इसी प्रकार मैंने आपसे पंचक की चर्चा की थी, तो देखिए पंचकों में भी ये दिया हुआ है। पंचक मतलब लगभग 5 दिन रहने वाला है ना जी, 5 नक्षत्रों में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। पंचक मतलब 5 दिन। इसी प्रकार मैंने आपसे पंचकों की जो चर्चा की थी, तो देखिए पंचकों का भी प्रारंभ और समाप्ति काल यहाँ दिया हुआ है। पंचक मतलब 5 दिन तो कम से कम चंद्रमा उन 5 नक्षत्रों में गोचर करेगा। तो देखिए ये 19 मार्च 11:16 से पंचक लगेंगे, जबकि 23 मार्च 14:07 तक जो है अपना ये पंचक रहेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार फिर अगले मतलब महीने में एक बार आएंगे ना, क्योंकि चंद्रमा ने एक महीने में 12 राशियों में घूम लेना ना 27 दिनों में, तो 12 में से 2 राशियां जो कुंभ और मीन में जब चंद्रमा आएगा तो समझ लीजिए पंचक लगते हैं। तो इसलिए महीने में एक बार पंचक लगने हैं, तो 12 महीनों में 12 बार पंचक लगेंगे। आप ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार पंचक लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है अपना ये पंचकों का, अब पंचकों का क्या परिणाम रहने वाला है, किस प्रकार शांति की जाती है, ये अब पेज नंबर 114 यहाँ देखिए, पेज नंबर 114 ये दिशाशूल आदि देखना। यहाँ पे हम जब जाएंगे 114 नंबर पेज पे, पंचकों में क्या क्या वर्जित है ये देखिए। कौन कौन से पंचकों के नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। और ये जो है अपना इनमें दक्षिण दिशा की यात्रा, भवन निर्माण हेतु तृण इकट्ठा करना, यानी कि जब छप्पर डालते हैं तो घास फूस इकट्ठा करना, और लकड़ी का संग्रह तथा चारपाई पलंग आदि बनवाना त्याग दें। छत डालना वर्जित है, और प्रेत कर्म करना ये भी वर्जित है। तो इस प्रकार ये पंचकों का हुआ। अब इसी प्रकार जो है अपना पंचकों के बाद जो है अपना ये मैंने आपको ग्रहण के बारे में बताया था। तो यहाँ पंचांग में फिर आप विषय सूची में इंडेक्स में आइए और ये देखिए ये सूर्य चंद्र ग्रहण विवरण, ये 8 से 9 नंबर पेज, ये देखिए इस प्रकार जो है ग्रहण के बारे में ये देखिए दिया हुआ है। लगभग साल में 3 से 5 ग्रहण रहते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ग्रहण भारत में दिखाई दें। और ये ग्रहण जिस राशि जिस नक्षत्र में होते हैं उसके ऊपर बड़ा प्रभाव रहता है। और ये भी है कि ग्रहण जितनी देर का ग्रहण रहता है, मान लो 2 घंटे का ग्रहण रहा, तो आपने देखा होगा कि पीछे अभी चंद्र ग्रहण हुआ, उसके बाद भूकंप आया है जो है। तो इस प्रकार अब ये देखिए भारत में ये दृश्य, जो ग्रहण भारत में दृश्य होता है, केवल ध्यान रखिए उसी का ही सूतक लगता है, उसी का ही सूतक लगता है। और जो है अपना लगभग 9 से 12 घंटे पूर्व उसका सूतक लग जाता है। उस सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आप मंत्र जाप करेंगे तो उसका आपको 100 गुना फल मिलेगा। देखिए भारत में जो अभी 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन जो है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन जो है चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा था।
तो ये देखिए ग्रहण का प्रारंभ और ये ग्रहण समाप्ति, ये जो है अपना मैंने बताया था ना स्पर्श, और ये मोक्ष का समय जो है अपना ये दिया गया है। तो इस प्रकार जो है ये ग्रहण किन राशियों पे प्रभावशाली होगा ये सारा इसके बारे में लिखा गया है जो है अपना। तो साथियों इस प्रकार आप ये देखिए कि इसके सूतक की शुरुआत 28 अक्टूबर को जो ग्रहण लगना था चंद्र ग्रहण 4:05 से हो जाएगी। इसमें जो है भोजन बनाना और ग्रहण करना निषेध माना गया है। रोगी जन, वृद्ध जन और बालक कम से कम वो उनको छूट है, और गर्भवती महिलाओं को चाकू और कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण किन किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है, किन किन राशियों के लिए अशुभ रहने वाला है, वो सारा इसके बारे में चर्चा की गई है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये सारा ग्रहण के बारे में भी पंचांग में बताया गया है। तो साथियों पंचांग से संबंधित आज मैंने आपके सामने गंडमूल के नक्षत्र, पंचक क्या होते हैं और ग्रहण क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करी। आशा है जानकारी से आप लाभ लेंगे। और इस प्रकार हमारी आज पंचांग की यात्रा यहाँ समाप्त हुई है। आगे अब इसके बाद जो है आपके साथ और ज्योतिष के सार गर्भित विषयों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।